बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा कि कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और उसका विस्तार हुआ। किन किन मुगल सम्राटों ने कौन कौन से क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, कैसे मुगल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। परंतु कुछ प्रश्न भी उठे, जैसे मुगल साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उनकी धार्मिक नीति क्या थी, उनका शासन प्रबंध कैसा था। इन सब बातों को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य भाग 2। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरे अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। अकबर की नीतियां। नजदीक से एक नजर। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी अर्थात सैनिक वेतनाधिकारी, सदर अर्थात धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार अर्थात सेना नायक और कोतवाल अर्थात नगर का पुलिस अधिकारी का। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। इबादत खाना। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जैसुइट पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि
जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। राजा और रानियां 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया।
उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी अर्थात विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास और इनसे कहीं ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ वैसलिएविच, जो इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात है। बच्चों, इस अध्याय में हमने अकबरनामा के बारे में चर्चा की। फिर हमने प्रांतीय शासन के बारे में जानकारी साझा की। इबादत खाना और सुले कुल के बारे में जानकारी ली और यह भी जाना कि 17वीं सदी में बहुत सारे प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। सही जोड़े बनाएं। मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहां, सूबेदार, इनको मैच करें। मारवाड़, गवर्नर, उज्बेक, मेवाड़, पद, जहांगीर। उत्तर है मनसब पद, मंगोल उज्बेक, सिसोदिया राजपूत मेवाड़, राठौड़ राजपूत मारवाड़, नूरजहां जहांगीर, सूबेदार गवर्नर। रिक्त स्थान भरो। क रिक्त स्थान अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। उत्तर है काबुल। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम की राज्य की राजधानी थी। ख दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर रिक्त स्थान और रिक्त स्थान थी। उत्तर है दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थी। ग यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके रिक्त स्थान को दिखाता था। उत्तर है यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सैनिक उत्तरदायित्व को दिखाता था। घ अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी रिक्त स्थान के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों में बने समाज पर राज्य कर सका। सही उत्तर है अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुले कुल के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों में बने समाज पर राज्य कर सका। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। मुगल राज्य के अधीन आने वाले
केंद्रीय प्रांत कौन से थे? क. अवध, उज्बेक, अफगान, इराक। ख. अहमदनगर, कांधार, कश्मीर। ग. दिल्ली, आगरा, पानीपत, सिंध, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, बिहार, बंगाल, ओडिशा, दक्कन। उत्तर है ग। अगला प्रश्न, मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध था? क. जागीरदार मनसबदार के वेतन का माध्यम था। ख. मनसबदार जागीर जीतता था। ग. मनसबदार और जागीर एक ही पद के नाम हैं। उत्तर है क। आइए समझे, मुगल प्रशासन में जागीर की क्या भूमिका थी? क. जागीर सैनिक नियुक्त करता था। ख. जागीर शासक के लिए राजस्व एकत्रित करता था। ग. जागीर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले काम देखता था। उत्तर ख। अगला प्रश्न, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? क. बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्हीं चर्चाओं के परिणाम स्वरूप अकबर सुलह कुल की धारणा से मुगलों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं न्यायप्रिय शासक बना। ख. महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि अकबर जैसा शक्तिशाली सम्राट अपनी बात किसी से भी मनवा सकता था। ग. बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अकबर को दूसरे शक्तिशाली सूबेदारों से विद्रोह का भय था। उत्तर है क। अगला प्रश्न, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? क. क्योंकि चंगेज खान से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। ख. क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ग. क्योंकि चंगेज खान की स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से संबंधित थी। उत्तर ख। आइए विचार करें। प्रश्न है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए कहां तक जरूरी थी? क. क्योंकि अगर वो राजस्व ना लेते तो लोगों के मन से शासन का डर दूर हो जाता। ख. क्योंकि अगर वो राजस्व ना लेते तो जमींदार राजस्व आपस में बांट लेते। ग. क्योंकि राजस्व ही मुगलों की आय का मुख्य स्रोत था, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाता था। उत्तर ग। मुगलों के लिए तुरानी या ईरानी ही नहीं। अगला प्रश्न, मुगलों के लिए तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? क. वह सबको बराबर समझता था। ख. वह सबसे मिलजुल के रहना चाहता था। ग. वह अपने समृद्ध और फैले हुए साम्राज्य को केवल अपने लोगों तक ही सीमित नहीं रख सकता था। उत्तर है ग। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? क. वर्तमान भारत शांति प्रिय है, इसकी किसी चुनौती का कोई अर्थ नहीं। ख. बेशक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी इसके लिए राष्ट्रीय एकीकरण एक चुनौती है। ग. वर्तमान भारत हर प्रकार से समृद्ध है, इसलिए ऐसी चुनौतियां उसके लिए महत्व नहीं रखती। उत्तर ख। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? क. आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य नहीं है,
क्योंकि और बहुत से उद्योग आय का साधन बन गए हैं। ख, वर्तमान भारत में उद्योग के साथ साथ कृषक भी अनिवार्य है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं। उत्तर है ख। अगला प्रश्न, क्या आज भारत के अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है? क, आज के भारत में मुगल शासनकाल की अपेक्षा अमीर गरीब की आय का फासला और गहरा हो गया है। ख, आज के भारत में सरकार गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती रही है, इसलिए मुगल काल की अपेक्षा आज भारत के अमीर गरीब की आय का फासला कम हो रहा है। उत्तर ख।